Hello all the MBA first sem student of RTU. Today I am discussing the previous year examination questions of matrices and determinants chapter. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अपने सब्जेक्ट का नाम भी नजर आ रहा है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स फॉर डिसीजन मेकिंग। इस सब्जेक्ट को पहले बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाना जाता था और इसके अंदर एक चैप्टर हुआ करता था बीएमएस के अंदर, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो वो जो चैप्टर था वो बिल्कुल कैरी किया है इस सब्जेक्ट के अंदर भी। जो सब्जेक्ट आपका नया आया है अभी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स फॉर डिसीजन मेकिंग, इसका पूरा कंटेंट एज इट इज है जो बीएमएस का था, सिवाय एक चैप्टर के, मतलब एक चैप्टर इसमें ऐड कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर की, जो कि आपके सिलेबस में है। तो यहां पर अगर मैं बीएमएस के पेपर का एनालिसिस करूं पुराने, जो ये चैप्टर, मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ये मान के चलो कि अपन मैट्रिक्स चैप्टर का एनालिसिस कर रहे हैं अपन, और किस तरह के क्वेश्चंस इससे आ रहे हैं और कितने मार्क्स को कवर करता था। तो ध्यान से देखो, अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे भी कवरेज अच्छा मिलेगा हमें। तो यहाँ पे 2014 से अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। 2014 में यहाँ पे 5 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन था और 8 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। इस तरह से टोटल 14 मार्क्स कवर किए हैं इसने। इसके बाद इस चैप्टर में 2015 से 7 मार्क्स का 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं जो 28 मार्क्स को कवर कर रहे हैं। 7 4 जा 28। देन जैन 2016 की अगर मैं बात करूं तो 7 मार्क्स के 4 प्रैक्टिकल थे, 28 मार्क्स को कवर कर रहे हैं। इसके बाद दिसंबर 2016 की बात करूं तो 7 मार्क्स के 4 प्रैक्टिकल हैं जो 28 मार्क्स कवर कर रहे हैं। अगेन देखो 2017 में 4 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल है, 10 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल है और 14 मार्क्स का एक केस स्टडी था इस बार 2017 में, जो कितना नंबर कवर कर रहा है, टोटल 28 नंबर कवर कर रहा है। इसके बाद देखो 2018 में 6 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल, 8 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल और 14 मार्क्स, इस तरह से टोटल इसने कवर किए। और 2019 में एक भी क्वेश्चन इससे नहीं था। बट अब ऐसा नहीं है कि इन फ्यूचर क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से, फ्यूचर भी आ सकता है, मतलब फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकता है इससे। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में जो एग्जाम होगा उसमें भी काफी अच्छा रेशो इस चैप्टर से मार्क्स का हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस पे। देखो मैंने स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस राजस्थान यूनिवर्सिटी के डाले हैं, उसके बाद आरटीयू आया तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने इसमें आरटीयू के ही इंक्लूड किए हैं। तो ध्यान से देखो, स्टार्टिंग करते हैं अपन 2000 में। जो पुराना क्वेश्चन था एग्जाम में मैट्रिसेस से एमबीए में, वो क्या था? डिटर्मिनेंट्स पूछा था अपन से। क्या पूछा था? डिटर्मिनेंट्स। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स निकालना टफ क्यों पड़ता है थोड़ा सा इस क्वेश्चन में? हालांकि डिटर्मिनेंट निकालना इजी होता है, बट यहाँ थोड़ा सा टिपिकल क्यों हो जाता है? क्योंकि बहुत सारे अलजेब्रास यहाँ गिवन है हमें, तो कैलकुलेशन जो होता है कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर कोई 3 एलिमेंट हमारे 0 बन जाए तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं रो से या फिर हम कॉलम से। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमें एलिमेंट्स 0 बनाने हैं अगर हम, तो रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन का हम इस्तेमाल करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। इसके बाद मैं आता हूं 2001 वाले क्वेश्चन पे। तो जो 2001 वाला जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन में मार्को प्रोसेस पूछा था। और देखो मार्को प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। इससे समझाता हूं मैं आपको। देखो सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पे 2 ब्रांड्स का क्वेश्चन है, मान लो ए ब्रांड है और एक बी ब्रांड है। तो यहाँ पे ए ब्रांड से बी ब्रांड में कस्टमर के शिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कस्टमर आज अगर ए ब्रांड को खरीद रहा है और इन फ्यूचर वो बी ब्रांड को खरीदेगा, इसकी कितने प्रतिशत संभावना है, प्रोबेबिलिटीज क्या है? इसी तरह देखो इस क्वेश्चन में दिखाता हूं मैं आपको क्या बोला है। कस्टमर आज अगर ए ब्रांड खरीद रहा है, इन फ्यूचर वापस से ए ब्रांड में रहेगा वो, तो उसकी कितनी % प्रोबेबिलिटी है? 90% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। ए से बी में शिफ्ट हो जाएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 10% है। और बी से ए में शिफ्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5% है। और बी से बी में ही रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 95% प्रोबेबिलिटी है। क्लियर? इसने क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में? इसने क्वेश्चन में पूछा है इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछा है मार्केट शेयर्स की। मतलब लॉन्ग रन में देखो कस्टमर जब स्विच होंगे ना, तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो पड़ेगा कंपनी के ब्रांड के ऊपर। तो मार्केट में लॉन्ग रन पे, बराबरी पर अगर देखा जाए लॉन्ग रन में, इट मींस स्टेडी स्टेट सिचुएशन बोला जाता है इसको। यहाँ पे स्टेडी स्टेट सिचुएशन मतलब लॉन्ग रन में मार्केट शेयर्स की पोजीशन क्या रहेगी दोनों ब्रांड्स की, ये हमें बताना है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन था। इसके बाद 2002 के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 2002 के अगर क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो यहां पे इनवर्स पूछा है इसने। क्या पूछा है? इनवर्स। और देखो इनवर्स निकालना कोई टफ नहीं है। यहां पे हमें सिंपल सी बात है, 5 स्टेप्स लगाने होंगे। और वो 5 स्टेप्स क्या क्या है? देखो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। इसके बाद हमें माइनर निकालना होता है, जिसको हम MIJ बोलते हैं। इसके बाद हम यहां पे कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं।
जिसको अपन CIJ बोलते हैं। इट मींस MIJ और CIJ का मतलब हर एक एलिमेंट का निकलता है ये, क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे हम निकालते हैं एडजॉइंट, और फिफ्थ नंबर पे हमारा क्या आ जाता है, इनवर्स आ जाता है। इस तरह से हम इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, या सीधा हमें मैट्रिक्स दे रखा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं है, तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद 2003 की अगर मैं बात करूं तो 2003 में क्या गिवन है, ध्यान से देखो। 2003 के अंदर हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल है, टफ नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोडक्ट के नाम गिवन है, P1 P2 P3। इससे हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, सिंपल सा। देखो ध्यान से कैसे, यहाँ में दे रखा है 7, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है अपन को 12, और यहाँ दिख रहा है आपको 5 यूनिट्स ऑफ P3। तो P1 P2 P3 से एक मैट्रिक्स बन जाएगा, रो मैट्रिक्स हमारा 7 12 और 5, एक मैट्रिक्स ये बन गया, और एक मैट्रिक्स हमें ये गिवन है ही, ठीक है। अब क्या करना है, सपोज दैट ये A मैट्रिक्स मान लो, ये B मैट्रिक्स मान लो। अब क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके आप आंसर दे सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद हम बात करें अगर B क्वेश्चन, इसी साल B क्वेश्चन की बात करें 2003 में, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा हमें, इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। देखो सिंपल सी बात है, हमें इसको सॉल्व करना है तो किस तरह से करना होगा, इससे हमें 5 स्टेप तो लगाने ही है। इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही 5 स्टेप्स लगाने जो मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया आपको। डिटरमिनेंट, दूसरा माइनर, तीसरा कोफैक्टर, चौथा एडजॉइंट, और पांचवा हो गया अपना इनवर्स। इनवर्स निकलने के बाद जो इनवर्स निकलेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देना 6 4 11 से, जो आप एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे। एक मैट्रिक्स तो आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगा इसके साथ, ये जो आपको दे रखा है एक्सप्रेशन जो आपको दे रखा है। इट मींस टोटल जो इक्वेशन आपको दे रखी है, इसका लेफ्ट हैंड साइड से एक आपका मैट्रिक्स बनेगा, और एक राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स बनेगा, जो मैंने आपको दिखा दिया। राइट हैंड साइड वाला तो मैंने आपको दिखा दिया 6 4 11। लेफ्ट हैंड साइड से भी आपका एक मैट्रिक्स बनेगा। देखो मैं बता देता हूं एक बार फटाफट से कैसे होगा, देखना यहाँ पे। जैसे ये दे रखा है 1 1, अगर देखो x के साथ कुछ नंबर नहीं है ना, तो कोफिशिएंट उसका क्या मानते हैं, 1 मानते हैं अपन, ठीक है। y के साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो क्या मानते हैं, साइलेंटली अगर है तो 1 माना जाता है। तो y के साथ, और z के साथ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। इधर देखो 3, फिर हुआ 2, और इधर हो गया z में माइनस है तो -1 हो जाना ये। इसके बाद इधर देखो 3, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से एक मैट्रिक्स हमारा ये बन गया, ठीक है। इसको सपोज दैट अपन ने A मैट्रिक्स बोल दिया। इसके बाद B मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में जो दे रखा है 6 4 11, एक मैट्रिक्स हमारा ये बन गया, ये B मैट्रिक्स है। बस अब आपको इसको क्या करना है, A मैट्रिक्स से 5 स्टेप लगाने A पर। जैसे ही A से अपने 5 स्टेप से आंसर आ जाए, इनवर्स निकल जाए A का, तो A का इनवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इस B मैट्रिक्स के साथ, तो आपको आंसर पता लग जाएगा। किसका पता लग जाएगा, आंसर एक्स वाई जेड का। सिंपल है, टफ नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं 2004 के क्वेश्चन की। तो 2004 का जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है। देखो यहाँ अभी जस्ट मैंने एक क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया है, एक रो मैट्रिक्स बनाया था छोटा सा मैंने, तो यहाँ भी देखो यहाँ एक रो मैट्रिक्स बन सकता है 5 7 और 12 दे रखा है। तो 5 7 और 12 एक रो मैट्रिक्स हमारा बन सकता है। ये देखो ध्यान से 5 7 और 12 ये रो मैट्रिक्स बन जाएगा हमारा। और एक कॉलम मैट्रिक्स हमें दे ही रखा है, एक तरह से कॉलम मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे अपन इसको। ये मैट्रिक्स जो हमारा है यहाँ पर 3 रोज है और हमारे पास 4 कॉलम है, 3/4 मैट्रिक्स है, क्लियर। और ये जो मैट्रिक्स है हमारा 1/3 है। तो इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है ये देखो बराबर है, तो मल्टीप्लाई इजीली हो जाएगा। ऊपर वाली सिचुएशन में भी ऐसा ही था। तो ये जो रो मैट्रिक्स हमें दे रखा है और यहाँ पे एक मैट्रिक्स 3/4 हमें दे रखा है, 3x4 हमें जो दे रखा है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा। सपोज दैट इसको A मान लो, इसको B मान लो और A इंटू B कर लो, तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको, ये आंसर जो दे रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं 2005 वाले क्वेश्चन की। सॉरी 2004 पे एक क्वेश्चन और है B वाला। इसने सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दे रखा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना कोई बड़ा गेम नहीं है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स मतलब कोफिशिएंट ले लो सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, और राइट हैंड साइड में 1 4 5 ऐसे कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से जो A मैट्रिक्स आप बनाओगे उसको क्या करना, आपको इसका इन्वर्स निकालना, और उसका जो इन्वर्स आ जाएगा उसको राइट हैंड साइड में जो आपने कॉलम मैट्रिक्स बनाया 1/4 से, उससे आप मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। देन हम बात करते हैं 2005 वाले क्वेश्चन की। 2005 में जो क्वेश्चन दे रखा है ध्यान से देखो, यहां पर 2005 में 2/2 का हमें मैट्रिक्स गिवन है और इसने पूछा है कि इसको प्रूव करके बताओ। ये फंक्शन a² - 10a माइनस का i = 0 होगा, इसको प्रूव करके बताना आपको। और जो i है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है,
ठीक है, और कितने बाई कितने का है, 2 बाई 2 का, इट मींस ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता कितने ऑर्डर का है ये नहीं बताता, तो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन होता है ना हमें, उतने का ही हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे ये क्वेश्चन मान लो 3 बाई 3 का होता, ये 3 बाई 3 का होता, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 बाई 3 का होता। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी क्या है, 2 बाई 2 का है, सिंपल सी बात है। तो कैसे बनेगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपका 2 बाई 2 का, 2 क्रॉस 2 बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इसने पूछा क्या है हमसे, इसने ए इनवर्स और पूछा है, तो ए इनवर्स आपको जो निकालना है ना, अब बच्चे क्या करते हैं, वही 5 स्टेप्स लगाएंगे। कुछ बच्चे जिनको डायरेक्ट शॉर्टकट एडजॉइंट निकालना आता है, वो एडजॉइंट निकाल के इनवर्स निकाल देंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। इसमें हमें सिंपल सा इसी फंक्शन से ए इनवर्स निकालना होगा, इसी फंक्शन से जो गिवन है, ए स्क्वायर माइनस का 10a माइनस का इक्वल टू 0, इससे आंसर करना है। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट बी वाले की, इनवर्स निकालना है आपको, और फिर ये जो आपको मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे, इसके बाद आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन और गिवन है इसी क्वेश्चन में। पहले तो इनवर्स निकालो आप ए मैट्रिक्स का, जो इनवर्स निकालोगे आप उसी से फिर इसको सॉल्व करना है, इसका अलग से पूरे 5 स्टेप लगाकर आपको आंसर नहीं देना है, 5 स्टेप लगाने बैठ जाओ ना, वरना वापस से। इससे क्या होगा, यहां पर आपके जैसे मान लो ये वाला है कि आप 5 स्टेप लगा के आंसर करते हो, तो आप क्या करोगे, पहला स्टेप लगाओगे डिटरमिनेंट, दूसरा लगाओगे माइनर, तीसरा लगाओगे कोफैक्टर, चौथा एडजॉइंट, पांचवा हो जाएगा आपका इनवर्स। तो इसमें आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा तकरीबन 20 से 25 मिनट। फिर आप वापस से अगर इसका करोगे तो वही 20-25 मिनट लग जाने आपको, तो टाइम लगेगा, और ऐसा करना भी नहीं हमें। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंडीशन है एक तरह से, हैंस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द, देखो हैंस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब इसी से आपको आंसर करना है। कैसे करना है देखो मैं बताता हूं। यहां पर जो आपको ये दे रखा है, ये जो आपको दे रखा है, ये रो, ये वाली रो और ये वाली रो, 3 रो जो इसमें दे रखी हैं, ये जो पूरा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है ये वाला ऑप्शन। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं ना, ये मान लो, तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देख लो, दिखा देता हूं कैसे, देखो ध्यान से, ये है 1 3 0, ठीक है, और ये क्या, ये 1 ये 3 और ये 0, देखो ध्यान से, कोफिशिएंट तो वही है सारे, -2 3 3 -2 ये रहा 3 और 3। क्लियर। इधर देखो 1 1 4, ये 1 ये 1 ये 4। अब जिन बच्चों का मैथ्स बिल्कुल वीक है ना, तो मैं बता दूं, जो अलजेब्रा के साथ, इट मींस जो हमारे पास वेरिएबल के साथ मल्टीपल में होता है ना, कोई मैथमेटिकली वैल्यू न्यूमेरिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये दे रखे हैं, तो कहने का मतलब यहां पर सिंपल सी बात है, ये जो हमें दे रखा है, ये जो ऑप्शन, ये एरो जो बना है, ये क्या है, ट्रांसपोज है किसका, ए मैट्रिक्स का। तो जैसे ही ए इनवर्स आप निकाल लोगे, इसका जब आप आंसर निकाल लोगे, इसका जब आपका आंसर आ जाएगा, तो ए इनवर्स निकलने के बाद आप क्या करोगे, उसको ट्रांसपोज कर दोगे। ए के इनवर्स को अगर ट्रांसपोज कर दोगे, जैसे मैं बताता हूं, ये ए इनवर्स आपका आ गया, इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं, तो पता है इसका इनवर्स निकल कर आ जाएगा, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है। फिर आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कैसे सर, जो इनवर्स निकल के आ जाए उसको बी वाले, मतलब राइट हैंड साइड वाले, इट मींस इससे आप कॉलम मैट्रिक्स बनाओगे, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं 2006 वाले क्वेश्चन की। तो ध्यान से देखो 2006 वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है जस्ट अभी जो मैंने डिस्कस किया, तो ये भी आप कर लोगे। वो देखो बिल्कुल सेम है, आप देख लो, इसका ये ट्रांसपोज ही है, कुछ नहीं है, ये ट्रांसपोज हो रहा है। तो जो इसका ए इनवर्स निकालोगे ना आप, उसका आप ट्रांसपोज कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, मतलब इसका इनवर्स बन जाएगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनवर्स कैसे बनेगा, जो ए का इनवर्स निकल कर आएगा ना, आपका ए का जो इनवर्स निकल कर आएगा ना, उसका ट्रांसपोज कर दोगे आप, तो इसका इनवर्स निकल कर आ जाएगा। क्लियर। और ये आंसर मैंने आपको यहां पे दिया हुआ है। देन हम बात करते हैं 2007 वाले क्वेश्चन की। अगर हम 2007 वाले क्वेश्चन को देखें तो ध्यान से देखो, यहाँ पे सॉल्व द सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। यहाँ पे अपन को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, वही 5 स्टेप लगाकर। क्लियर। देन हम 2008 वाले क्वेश्चन को देखें। 2008 वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो 2008 वाले क्वेश्चन को अगर मैं बताऊं आपको, तो यहां देखो ध्यान से, 2008 वाले क्वेश्चन में आपको ये जो दे रखा है C1 C2 C3, इनको आप मान लो x1, इसको मान लो x2, इसको मान लो x3, या फिर इसको मान लो x, इसको मान लो y, या इसको z। मान लो XYZ मान लेते हैं अपन, x1 x2 x3 को हटा देते हैं, XYZ मान लेते हैं। अब जो ये XYZ है, ये जो XYZ आपको दे रखा है, इसको आप यहाँ पे एक तरह से इसका मैट्रिक्स बना लो।
सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना लो। कैसे बनेगा, ये बन जाएगा 2x, ये 1x, इट मीन्स x, ये x, और ये हो जाएगा y, ये y और ये y, ये z हो गया, ये z हो गया, ये z हो गया। ठीक है, मतलब ये z कहलाएगा 1 कॉफिशिएंट, मतलब अगर z भी लिखूं इसको तो इसका मतलब इसका कॉफिशिएंट 1 ही होगा। क्लियर, और इक्वल टू में ये आ जाना है, ये बन गया आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कोई भी बच्चा कर सकता है सिंपली। क्लियर, अब हम बात करते हैं 2009 और 2005 वाला क्वेश्चन में जस्ट डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ, ये वाला क्वेश्चन ऊपर। इसके बाद बात करते हैं 2011 वाले क्वेश्चन की। तो 2011 वाला जो क्वेश्चन है, यहां पर ये जो क्वेश्चन है एक तरह से लिमिटिंग की फैक्टर का है। तो लिमिट क्या दे रखी है, 600 घंटे दे रखे हैं। तो बताओ x और y कितना बनाओगे। जैसे प्रोडक्ट x है ना और प्रोडक्ट y है, इसके कितने कितने यूनिट्स हम बना सकते हैं। एक यूनिट को बनाने में बताया है मशीन 1 पर 20 घंटे लग जाते हैं। x की एक यूनिट को बनाने में मशीन 1 पर 20 घंटे लग जाते हैं, ये इसने बोला है। ठीक है, इसी तरह से y की अगर एक यूनिट बनाना है मशीन 1 से तो 10 घंटे लगते हैं। x की अगर एक यूनिट बनाना है मशीन 2 से तो 10 घंटे लगते हैं। y की अगर एक यूनिट बनाना है मशीन 2 से तो 20 घंटे लगते हैं। ऐसा क्वेश्चन ने हमसे कहा है। तो हमें क्या करना है, लेट करना है। मान लो कि हमें कितनी प्रोडक्ट x की कितनी यूनिट बनानी है, मान लो स्मॉल x से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड x स्मॉल x ऑफ प्रोडक्ट x, मतलब प्रोडक्ट x की हम कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे, स्मॉल x बनाएंगे। y की कितनी बनाएंगे, स्मॉल y बनाएंगे। लेट कर लेंगे और आंसर निकालेंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 600 इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इट मीन्स 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास बनेंगी, तो इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं 2012 वाले क्वेश्चन की। 2012 में जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये पूरा थ्योरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें डिफरेंस पूछा है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच, तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी डाल दिया है पूरा, 3 मार्क्स में क्वेश्चन था। इसके बाद है 2013 की अगर मैं बात करूं तो 2013 में 7 मार्क्स का एक बेसिक टाइम पास क्वेश्चन था। बिल्कुल ही, इसको तो बिल्कुल टाइम पास बोलेंगे अपन। कैसे भाई, ये तो सिंपल सी बात है। अपन को यहाँ पे 20 और 30 स्किल और अनस्किल वर्कर दे रखे हैं, तो यहाँ पे एक अपना 20 और 30 का एक रो मैट्रिक्स बन जाएगा। एक कॉलम बना लो, एक कॉलम मैट्रिक्स बन गया हमारा ये 300 और 150। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 10,500। मल्टीप्लीकेशन करना आना चाहिए आपको मैट्रिक्स का, सिंपल सी बात। नेक्स्ट 2014 में जो आरटीयू का क्वेश्चन था, ध्यान से देखो। 2014 में जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसमें थ्योरी पूछा है कि ट्रांसपोज डिफाइन मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये थ्योरी में मैंने सॉल्यूशन मतलब आंसर दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखो, आपको आंसर दिख रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 2015 वाले क्वेश्चन की। तो 2015 वाला क्वेश्चन, अच्छा 14 में एक क्वेश्चन और रह गया है ऊपर, 14 में बी पॉइंट रह गया। देखो 14 में बी पॉइंट इसने पूछा है आपसे, एक तरह से सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, 5 स्टेप्स लगाने हैं। उसके बाद जो राइट हैंड साइड है 1 4 5, इससे आप कॉलम मैट्रिक्स बनाओगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इट मींस ए मैट्रिक्स जो बनाओगे आप, ए मैट्रिक्स का जो इनवर्स निकल के आएगा उस इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे बी को। ए इनवर्स से जो मतलब जो ए इनवर्स निकल कर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, बी से, मतलब राइट हैंड साइड से जो कॉलम मैट्रिक्स आप बनाओगे 1 4 5 से। तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स वाई जेड का। इसके बाद बात करते हैं 2015 के क्वेश्चन की। तो 15 का जो क्वेश्चन दे रखा है वेरीफाइड ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज को वेरीफाई करना, ये सिचुएशन जो दे रखा है ना, इसको वेरीफाई करके बताना है आपको। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होगा किसके, बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए का ट्रांसपोज, ये बताना आपको। और ये आंसर मैंने दे रखा है आपको यहाँ पे, ये आप सॉल्व कर लेना, सिंपल से ट्रांसपोज करना आना चाहिए आपको। इसके बाद है बी वाला पॉइंट। बी पॉइंट देखो क्या पूछा है, ए इनवर्स पूछा है। अब देखो ए इनवर्स पूछा है 7 मार्क्स में, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। वो 5 इनवर्स निकालने के लिए 5 स्टेप्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे यहाँ पे। क्यों सर, क्योंकि 2/2 है। 2/2 का शॉर्टकट हम लगा सकते हैं, 3/3 में नहीं लगेगा। ट्रिक लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पे 2/2 में हम कैसे लगा सकते हैं सर, देखो अगर सिंपल तरीके से मैं जाता हूं तो पहले मेरे को डिटर्मिनेंट, फिर माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट और फिर मेरे को इनवर्स निकालना पड़ता है। 2/2 में आप क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट तो मैंडेटरी होगा क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट तो निकालना, बट माइनर और कोफैक्टर आपको जरूरी नहीं है निकालना। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा आपको फंडामेंटल अपनाना है और आपको क्या कर देना है, स्विच कर देना है। कैसे, डायरेक्ट एडजॉइंट पे पहुंच सकते हो आप, डायरेक्टली आप एडजॉइंट पर पहुंच सकते हो। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे मान लो इसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना आपको, कैसे निकालोगे इसका डायरेक्ट एडजॉइंट, ये जो आपको दे रखा है ये मैट्रिक्स, इसका आप एडजॉइंट कैसे निकाल दोगे। ये जो आपको
डायगोनल दे रखा है, प्रिंसिपल डायगोनल, इसको तो आप स्विच कर दो, बदल दो, मतलब इस एक की जगह ये वाला एक रख दो, इस एक की जगह ये वाला एक रख दो, इसको तो स्विच कर दो। बस सिर्फ ये 2/2 में एप्लीकेबल होगा, ध्यान रखना, डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना। और फिर जो ये आपको दिख रहा है ना, रिमेनिंग जो आपको दिख रहा है अदर देन डायगोनल, अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल जो आपको नजर आ रहा है -1, और ये एक बार देखता हूं इसको, ये -1 जो दिख रहा है आपको, ये -1 और ये 2, इसके साइन चेंज कर दो। जैसे ये 2 पॉजिटिव है तो 2 नेगेटिव हो जाएगा, ये -1 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या बन गया? एडजॉइंट बन गया इसका। कौन से क्वेश्चन का? इस बी वाले क्वेश्चन का, ये एडजॉइंट बन गया। अब आप इनवर्स निकाल सकते हो डायरेक्ट। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमें दे रखा है यहाँ पे, यहाँ सबसे सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ जो आपको पूछा है, इसने डिटर्मिनेंट पूछा है और वो भी 4/4 दे रखा है। देखो ध्यान से, 4x4 का मैट्रिक्स हमें गिवन है। देखो सिंपल होता है 3/3 का निकालना, लेकिन अब बच्चों के लिए महाभारत बन जाता है यार, 4/4 का कैसे निकाले, 4 × 4 का कैसे निकाले, 4x4 का कैसे निकाले। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैंने दिया है, तो आपको सॉल्यूशन देख के इसको कर सकते हैं इजीली, कोई टफ नहीं है, सिंपल है ये भी। एक बार प्रैक्टिस, 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आप तो इजीली आपको समझ आने लगेगा। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट। यहां पर ये देखो क्रैमर्स रूल आ गया। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस बार इन्वर्जन मेथड से नहीं पूछा इसने, क्रैमर्स रूल से पूछा। आंसर सेम आते हैं दोनों से, ध्यान रखना, आंसर सेम आते हैं। मतलब मैट्रिक्स मेथड बोलो या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बोलो, बात एक ही है, और क्रैमर्स रूल अलग है, लेकिन आंसर इनसे एक ही आते हैं। तो यहां अगर हम बात करें, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 2016 के क्वेश्चन की। 2016 में देखो ध्यान से, ये वेरीफाई करना आपको, ए बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई इक्वल टू होगा बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज के। इसके बाद बात करते हैं 2016 जैन के बी क्वेश्चन की। तो बी में इसने आपको एक फंक्शन दिया है और इसको प्रूव करने के लिए बोला है, शो करने के लिए बोला है। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन कहां होता है, यहां देखना ध्यान से देखना इसको। यहां लिखा है हेंस और फिर और ऑप्शन भी लगा दिया। अब और का मतलब तो ये होता है ना सर, या तो ये करो या ये करो। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है आपको या तो देखो और ही है इसमें होने को, तो आपको एक काम करना है। सर यहाँ 2 काम क्या है पहले ये बताओ, यहाँ 2 काम क्या है, ध्यान से देखो। या तो इस फंक्शन को प्रूव कर दो या ए इनवर्स निकाल दो, समझ लो। लेकिन ए इनवर्स जो आप निकालोगे ना, जो ए इनवर्स आप निकालोगे वो किससे निकालोगे? ए इनवर्स आपको इसी फंक्शन से निकालना है। 2005 के आसपास ऐसा क्वेश्चन था, मैंने डिस्कस किया है ऊपर, इसी फंक्शन से आपको निकालना है। क्लियर? इसके लिए आपको देखो बेसिकली क्या आना चाहिए, प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए इनवर्स की, तो आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इस फंक्शन से। इसके बाद हम बात करते हैं 2016 के क्वेश्चन नंबर 2 की। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिटर्मिनेंट से आप कर सकते हो, इजी है, टफ नहीं है। इसके बाद है बी। ये देखो बी वाला क्वेश्चन, यहां बच्चे बोलते हैं, अब जिनका मैथ्स बिल्कुल वीक होता है तो बच्चे क्या बोलते हैं, सर फिर ये गलत है। ये गलत नहीं है भाई क्वेश्चन, ये ध्यान से देखो यहां पे, ये जो क्वेश्चन है ना ये गलत नहीं है यहाँ पे। मतलब इक्वेशन 2 के अंदर बच्चा बोलता है सर जो स्टार्टिंग में 2 दे रखा है ना इसमें x नहीं है, कोई बात नहीं है तो भी क्वेश्चन सही है ये। ठीक है, कैसे देखो मैं बताता हूं, इसको ट्रांसफरिंग कर लो ना यार, सिंपल सी बात है। ये देखो 2x प्लस का 4y प्लस का 2z बराबर 3, ये है, सॉरी x नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये अपन को दे रखा है 2 प्लस 4y प्लस 2z बराबर 3 दे रखा है हमें, तो इसको ट्रांसफरिंग कर लो कैसे, 4y प्लस का 2z इक्वल टू 3 माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 4y प्लस का 2z बराबर 1। बस हो गया, x नहीं है कोई बात नहीं, तो सर क्या रखें फिर हम नहीं है तो ये 0x मान लो ना, क्या दिक्कत है। ये बन गया आपका पूरा एक इक्वेशन। अब करो सॉल्व, ये सेकंड इक्वेशन ये बन गया आपका। ठीक है, अगर आपने यहां पर x मान लिया तो मेरी बात सुनो ध्यान से, आंसर अलग आएगा, आंसर अलग आएगा। ठीक है, और जब आंसर अलग आएगा तो सिंपल सी बात है भैया, फिर एग्जामिनर आपका क्वेश्चन काट देगा। ठीक है, वो गलत होगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन सही है गलत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम 2016 वाले क्वेश्चन की। 2016 में जो क्वेश्चन दिख रहा है हमें, देखो ध्यान से, अगर हम बात करें 2016 के क्वेश्चन की, तो यहां हमसे इसने फाइंड करने को बोला है स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i। कंडीशन दे रखी है, मतलब a दे रखा है हमें और i भी गिवन है। ठीक है, i देखो अगर नहीं भी बोले ना तो जैसे 3/3 का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 होगा, सिंपल सी बात, अगर नहीं भी बोलता तो। इसके बाद b वाले क्वेश्चन को देखो,
बी वाले क्वेश्चन में इसने ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी का ट्रांसपोज टू ए का ट्रांसपोज इसने पूछा है, और ए और बी हमें गिवन है क्वेश्चन में, निकाल सकते हैं इजीली, ट्रांसपोज करना आना चाहिए। 2 का ए अगर मैं बात करूं तो देखो कंप्यूट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स निकालना है, निकाल लो, सिंपल है, 5 स्टेप्स है, क्योंकि 3/3 है, डायरेक्ट एडजॉइंट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि यहां पे ट्रिक नहीं लगाना अपन को, ट्रिक इसकी भी है बट वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ध्यान रखना, ट्रिक इसकी भी है 3/3 की डायरेक्ट एडजॉइंट फाइंड आउट करने की, बट वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। तो 3/3 को तो आप क्या करेंगे, वही 3 स्टेप्स लगा के आप 5 स्टेप्स लगा के आपको आंसर करना है। इसके बाद आओ देखो ध्यान से, अगर हम बात करें बी वाले पॉइंट की, तो ध्यान से देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बी पॉइंट पे, तो इसने वही सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमिनेंट्स क्रैमर्स रूल पूछा है, मतलब ये आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है इसको, क्लियर। आगे हम बात करते हैं 2017 के क्वेश्चन की। तो 2017 का जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन क्रैमर्स रूल से, देखो ये भी इक्वेशन बनाना है इसमें आपको और आपको सॉल्व कर देना, ही टफ नहीं है, सिंपल है ये भी। इसके बाद बात करते हैं हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, देखो यहाँ इनवर्स निकालना आपको, इसका सिर्फ इनवर्स निकालना 4 मार्क्स में, तो वो डायरेक्ट आप एडजॉइंट फाइंड आउट कर लो ना, क्या दिक्कत है। डिटरमिनेंट निकाल लो पहले, माइनर को फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल लो। कैसे मैं बता देता हूँ, इसका एडजॉइंट कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है, कैसे बनेगा, जैसे जो डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल जो है, जैसे 2 और 4, ये प्रिंसिपल डायगोनल है ये वाला, ये 2 और 4 को क्या करेंगे आप स्विच कर देंगे, 4 की जगह 2 रख देंगे, 2 की जगह 4 रख देंगे, तो ये लो मैंने 4 रख दिया, इधर 2 रख दिया, और बाकी इनके साइन चेंज कर दो, जो नॉन प्रिंसिपल है इनके साइन बदल दो आप, तो क्या हो जाएगा, ये -1 है तो +1 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा +1, और ये क्या बन जाएगा -3, ये एडजॉइंट आ गया इसका, ठीक है। अब इससे इनवर्स निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा के, सीधा आंसर आ जाएगा, लेकिन डिटरमिनेंट तो निकालना ही होता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद है 7 वाला क्वेश्चन, ये केस स्टडी में था, और ये क्या है, सिंपल सी बात, अगर मैं बोलूँ ये मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए मैट्रिक्स का, और कुछ नहीं है ये, क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें 2018 के क्वेश्चन की, तो 2018 का जो क्वेश्चन है ध्यान से देखो, 2018 का x, y, z और w की वैल्यू पूछा है इसने, x, y, z और w की वैल्यू पूछा है। अब मुझे एक बात बताओ, x, y, z और w की वैल्यू इसने पूछा है और इक्वल टू में दिया है 2 मैट्रिक्स, तो 2 मैट्रिक्स कब बराबर हो सकते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। लाइक दिस अपन एक इक्वेशंस बना सकते हैं यार, सिंपल सी, यहाँ पे जैसे ये मानो ये इसके बराबर होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू होगा किसके, -1 के। ऐसे इक्वेशन बना लो, आप फाइंड आउट कर लोगे, ऐसे सारे इक्वेशन बना लो एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर चारों, फिर इसको सॉल्व कर लो आप, क्लियर। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये जो लास्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है 2018 का बी, यहाँ बोला है सॉल्व द फॉलोइंग ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। सिंपल क्वेश्चन है, वही देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, इनवर्स मेथड से सॉल्व करो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रहा है बार बार, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको छोड़ के नहीं जाने हैं। अब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है मैं बता देता हूं आपको कौन कौन से करने हैं, आप नोट कर लो, ध्यान से देखो आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। एक तो आप ये क्वेश्चन कर लो, एक तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लो, एक तो आप ये कर लो 2018 का बी वाला क्वेश्चन, ये कर लो एक तो आप, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने आपको, तो आप एक क्वेश्चन ये भी कर लो, ये क्रैमर्स रूल से है, और ये रहा एक ही कर लो, ये मैंने अभी थोड़ा सा हिंट देके आप लोगों को समझा भी दिया, ये भी होमवर्क बना सकते हो आप, इजीली खुद से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है, इसके बाद अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन क्रैमर्स रूल से है, और ऊपर अगर हम बात करें ये वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 2014 का बी है, 2014 का बी, ये क्वेश्चन भी आप खुद से, तो 2 से 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो आप, तो इजीली कंफर्टेबल हो जाओगे कि आप एग्जाम में कर सकते हो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, ठीक है। और अगर बात करते हो बिल्कुल सिंपल क्रैमर्स रूल की, तो वो अलग से करना होगा, आंसर सेम आते हैं, ठीक है। और बाकी इस तरह के क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं छोड़ना आपको, ये वाले 2015 और 16 में जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये ट्रांसपोज वाले, ऐसे क्वेश्चंस ये बिल्कुल मत छोड़ना, ये टाइम पास क्वेश्चंस हैं, ट्रांसपोज करना आना चाहिए,
ये क्वेश्चंस, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ने इस तरह के, सॉरी इसकी बात कर रहा हूं मैं, ऊपर वाले की, ये ठीक है। और रही बात इस तरह का 2016 में जो बी क्वेश्चन देखा गया था कि सर इसी फंक्शन से हमें ए इनवर्स निकालना है, तो इसके लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए इनवर्स के, मतलब प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, तो आप इसको कर सकते हो। हालांकि मैंने सॉल्यूशंस पीडीएफ में डाल रखे हैं सारे, आप उनको देख के समझ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कॉल कर सकते हैं। और हाँ, जिस बच्चे को ये पीडीएफ नहीं मिल रहा है वो मेरे को यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पे व्हाट्सएप करें। उसको क्या क्या करना होगा मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखो। उसको अपना कॉलेज नेम, कौन से कॉलेज से है वो, कहाँ से है, उसका सिटी कौन सा है, कौन से कॉलेज से है, कौन सा सिटी है, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर खुद का क्या है, उसका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और एक उसको अपना मेल आईडी क्या है। ये आपको 1 2 3 4 5 इंफॉर्मेशन मुझे देनी होंगी व्हाट्सएप पे आपको, और जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए उसको मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। क्लियर। इसमें क्वेश्चंस हैं ये पूरे, और सॉल्यूशंस मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे मैंने लगा रखे हैं सारे, ये देखो ध्यान से। 2000 से लेकर के कंप्लीट ये टोटल जो पीडीएफ है 81 पेजेस का पीडीएफ है। ये टोटल आपको सॉल्यूशन देखो, बिल्कुल सिस्टमेटिक साफ सुथरा पीडीएफ आपको नजर आएगा। देखो ध्यान से, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली आपको दिखेगा यहां से। ये देखो, लाइक 2003 क्वेश्चन, यहां 2003 का बी, इस तरह से आपको कंप्लीट ये नजर आएगा पूरा का पूरा। 2004, तो ये टोटल वीडियो मैंने बनाया है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा एक हिंट रहेगा कि किस तरह से एग्जाम के क्वेश्चन मैट्रिसेस के सॉल्व करने हैं। और अगर आपको कोई डाउट आता है, कॉल लगा सकते हैं, और ताकि मैं आपकी जो भी डाउट आएंगे वो मैं आपको सॉल्व कर सकता हूं। क्लियर।